संविधान की 12 अनुसूचियां अक्सर एक सिरदर्द बन जाती हैं, है ना? चलिए, आज इन्हें हमेशा के लिए सुलझाते हैं। रट्टा मारकर नहीं, बल्कि एक कहानी के जरिए, एक लीडर की कहानी। तो चलिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपको अभी अभी एक देश का लीडर बनाया गया है। आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? बस यही एक सवाल सब कुछ समझने की चाबी है। देखिए, एक लीडर के तौर पर सबसे पहले कुछ बुनियादी काम करने होते हैं। देश की नींव रखनी होती है। तो हमारी कहानी के पहले भाग में हम देखेंगे शेड्यूल 1 से 4, जो एक लीडर के पहले कदमों को दिखाते हैं। सबसे पहले क्या? भाई, एक लीडर को ये तो पता होना चाहिए कि उसका राज कहाँ तक फैला है, देश कितना बड़ा है, शासन करना कहाँ है। इसका जवाब मिलता है पहली अनुसूची में। ये समझे कि ये देश का ऑफिशियल नक्शा है। तो शेड्यूल 1 असल में भारत का ऑफिशियल रजिस्टर है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। जब भी कोई नया राज्य बनता है ना, तो सबसे पहले यही अपडेट होता है। लेकिन सावधान, यहीं पर एक छोटा सा ट्रैप है। ज्यादातर लोग 9 यूटीज गिनते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया था। अच्छा, तो लीडर ने अपना इलाका देख लिया। अब दिमाग में आता है, भाई पेमेंट कितनी मिलेगी, मतलब सैलरी। तो क्या लगता है, शेड्यूल 2 में प्रधानमंत्री की सैलरी का जिक्र है? सोचिए जरा। नहीं, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। शेड्यूल 2 में पीएम, सीएम या किसी भी मंत्री की सैलरी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ खास संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा का चेयरमैन होने की मिलती है। चलिए, पैसा तो तय हो गया। अब अगला कदम क्या होगा? देश की सेवा की शपथ लेना, है ना? तो ये जो शपथ या प्रतिज्ञान का पूरा फॉर्मेट है, वो दिया गया है शेड्यूल 3 में। लेकिन ठहरिए, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। तीसरी अनुसूची में लगभग सभी की शपथ है, मंत्री, सांसद, विधायक, जज, सब। पर 3 वीआईपी लोग इस लिस्ट में नहीं हैं। वो हैं प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69 और गवर्नर, आर्टिकल 159। इनकी शपथ के लिए संविधान में एकदम अलग स्पेशल आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो लीडर ने शपथ ले ली। अब वो देश के दौरे पर निकलते हैं और कुछ खास इलाकों पर ध्यान देते हैं। मतलब आदिवासी और जो स्वायत्त क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन कैसे होगा। शेड्यूल 5 और 6 को समझने का सबसे आसान तरीका है 2 छातों की कल्पना करना। 5वीं अनुसूची एक बड़ा छाता है जो पूरे भारत के 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन को कवर करता है। और वहीं 6ठी अनुसूची एक वीआईपी छाता है। ये सिर्फ उत्तर पूर्व के 4 खास राज्यों को ज्यादा आज़ादी और शक्ति देता है। तो ये वीआईपी राज्य कौन से हैं? इसे याद रखने की एक बहुत शानदार ट्रिक है। ATM बिना मनी के। ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय और मिजोरम। और बिना मनी क्यों? क्योंकि मणिपुर इस लिस्ट में नहीं है। एग्जाम में फंसाने वाला ये सबसे कॉमन सवाल है। अब हमारे लीडर का फोकस है देश के विधायी और भाषाई ढांचे पर। मतलब कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी और देश की आधिकारिक भाषाएं कौन सी होंगी। शेड्यूल 7 शक्तियों का बंटवारा करती है। इसमें 3 लिस्ट्स हैं। पहली यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा और रेलवे। दूसरी स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस और कृषि। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और जंगल। अच्छा, और जो नए विषय हैं, जैसे AI या साइबर लॉ, वो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों यानी रेजिड्यूअरी पावर्स में आते हैं। शक्तियों के बाद अब बात आती है भाषा की। 8वीं अनुसूची ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। शुरुआत में 14 भाषाएं थीं, अब 22 हैं। जो भाषाएं बाद में जोड़ी गईं, वो 3 संशोधनों से आईं, 21वां, 71वां और 92वां। याद रखने की एक मज़ेदार ट्रिक है, 21 + 71 बराबर है 92। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। जी हाँ। अब हमारे लीडर कुछ और मुश्किल मुद्दों से निपटते हैं, जैसे भूमि सुधार, कानूनी चुनौतियां और राजनीतिक स्थिरता। अब कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है।
9वीं अनुसूची की तो अपनी एक अलग ही कहानी है। इसे 1951 में पहले संशोधन से इसलिए बनाया गया था ताकि भूमि सुधार के कानूनों को कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। ये एक लोहे के बक्से जैसा था जिसका कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता था। लेकिन फिर आई एक तारीख, 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस के फैसले का दिन। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस तारीख के बाद इस बक्से में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब लीडर को एक और चिंता सता रही है कि कहीं उनके विधायक पार्टी न बदल ले। इसी समस्या को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई। इसे 1985 में 52nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया ताकि दल बदल की ये जो आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो सके। अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हमारा लीडर अब सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर ध्यान देता है, यानी गांवों और शहरों में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करने पर। 11वीं अनुसूची पंचायतों से जुड़ी है। इसे 73rd अमेंडमेंट से 1992 में जोड़ा गया। इसमें ग्रामीण निकायों के लिए 29 विषय हैं और इसे याद रखने की ट्रिक 2 और 9 को जोड़िए, क्या बना 11। ठीक इसी तरह 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए है। इसे 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया और इसमें शहरी निकायों के लिए 18 विषय हैं। तो हमारी लीडर की यात्रा यहाँ पूरी होती है। लेकिन क्या सारे सबक याद रहे? चलिए एक रैपिड फायर क्विज से ये पता लगाते हैं। पहला सवाल, वो कौन से उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जिनकी शपथ का जिक्र शेड्यूल 3 में नहीं मिलता? याद कीजिए, वो 3 वीआईपी लोग। सही जवाब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कोई भी राज्यपाल। जैसा कि हमने बात की थी, इनकी शपथ के लिए संविधान में अलग से आर्टिकल्स दिए गए हैं। दूसरा और आखिरी सवाल, ये सही है या गलत? अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में लिस्टेड एक ऑफिशियल भाषा है। इसका जवाब है गलत, और ये सबसे आम गलत फहमियों में से एक है। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। उम्मीद है इस कहानी के बाद ये 12 अनुसूचियां अब कोई पहेली नहीं रहेंगी।